नमस्कार और स्वागत है आप सबका हमारे और आपके पॉडकास्ट चैनल अरुणाचल टुडे में। क्योंकि हमारा जो ये पॉडकास्ट है ये हमने रिसेंटली ही शुरू किया है और आप सबने देखा होगा हमारा पहला एपिसोड। और आज भी वैसे ही हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ेंगे और हमारे साथ ही अभी बैठे हुए हैं। तो अभी हमारे साथ में है श्री तामे पासांग जी, जो सबसे पहला मेयर है अरुणाचल के ईटानगर के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर है। सबसे पहले तो स्वागत है सर हमारे इस पॉडकास्ट चैनल में। बहुत सर बहुत धन्यवाद सर क्योंकि आप आज हमारे साथ हैं ही, तो हम और आपके साथ रूबरू करेंगे किस तरीके से आपका जो अर्ली लाइफ से लेकर अभी तक का क्या है सर। क्योंकि अभी हमारे साथ आप हैं ही, तो सबसे पहले सर आपका जो बॉर्न एंड ब्रॉटअप है, आपके फैमिली मेम्बर्स, वो सब हम सर आपसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे। जी जी बिल्कुल। सबसे पहले तो आपका सारा टीम को और आपको शांति जी धन्यवाद। मुझे आपको ये मौका मिला इस अगला सेकेंड और अगला एपिसोड पॉडकास्ट के अरुणाचल टुडे में। सबसे पहले तो मेरा जन्म यहाँ पे अपना ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट, वो सियांग ताजो के नाम एक एडीसी हेडक्वार्टर है आज का तारीख में, यहाँ पे जन्म हुआ था मेरा। क्योंकि मेरा पिताजी सर्विस में था जी और माँ जो है हाउस वाइफ है, अभी तक है। पिताजी इत्तेफाक से अभी नहीं है। तो मेरा जन्म स्थान सियांग ताजो में है और मेरा बोर्न एंड बॉट अप दोनों, मेरा पढ़ाई लिखाई भी वहीं से शुरू किया। क्योंकि उस ज़माना में आपको मैम सच्चाई बयां करेगा तो हम ट्रेवल वाले बहुत निचली स्तर से हम लोग उठा वाला है। तो हम लोग वैसे अक्सर हम लोग आपको बताता है, बहुत स्पेशल भी है कभी कभार सुनने के लिए, कि हमने हवाई जहाज को पहले देखा बचपन में, जी गाड़ी को हम बहुत बड़ा होने के बाद देख पाया। क्योंकि हमारा इस तरफ में हाई एल्टीट्यूड था, तो हमको सरकार का माध्यम से ड्रॉपिंग हुआ करता था। तो हम हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर को पहले देखा, गाड़ी को हमने फोर व्हीलर को बहुत बाद में देखा। ये भी एक एक अलग ही एक तो माजरा है। जी तो ऐसे करके मेरा पहला पढ़ाई लिखाई अपना आज का जैसे नर्सरी एलकेजी यूकेजी तो नहीं था। जी तब समझ हाँ जी, मैंने 76 को क्लास 1 शुरू करके उसके बाद मैंने एमई स्कूल सियांग ताजो से पास आउट हूँ मैं। फिर सेपा हायर सेकेंडरी से मैंने क्लास 12 किया। फिर अपने ज़माना में सिंगल कॉलेज हुआ करता था, जी जिसको हम लोग JN कॉलेज, JNC से नाम जानता था, जवाहरलाल नेहरू कॉलेज पासीघाट। जी तो उस वक्त आपका ईटानगर में नाइट शिफ्ट चलता था और बमदिला में कॉलेज नहीं था। तो आई मीन कैचमेंट एरिया बोलने से आज का तारीख में बमदिला है, लेकिन उस समय हमारे पास वहाँ कॉलेज नहीं था। तो हम लोगों ने आपको संघर्षपूर्ण जिंदगी का सामना किया बचपन में। आपको मैं बता दूं, मैं सियांग ताजो में जब था, मैं मिडिल स्कूल में, हमारा पीपू सियांग ताजो स्टूडेंट यूनियन करके एक तो ब्लॉक स्टूडेंट यूनियन में मैं वहाँ महासचिव का पद समझा। जी महासचिव मतलब जनरल सेक्रेटरी जी जिसको बोला जाता है। तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में मेरा अपना रुचि नहीं था। आपको हम एक अलग ढंग से मेरा तजुर्बा और आपको हिस्ट्री को बताने से इंटरेस्टिंग ये है कि हम जाना नहीं चाहता था, लेकिन मेरा स्टूडेंट फ्रेंड्स हमेशा हमको बोलता था आप प्रेसिडेंट बनो, सेक्रेटरी बनो बोल के। आपको पुश करता जी था। जी, मुझे वो लोग इंस्पायर करता था आपको जाना है करके। तो मैंने शुरू किया जनरल सेक्रेटरी से। जी उसके बाद मैं सेपा आया। सेपा में हम लोगों के पास आज का तारीख में भी एक प्रेस्टीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन करके, जी अभी भी बहुत प्रसिद्ध है। वहाँ में भी मैं जनरल सेक्रेटरी था। तब BC कमदर तो मेरा अध्यक्ष, ही वॉज प्रेसिडेंट विद मी। फिर मैंने वहाँ से सेपा से क्लास 12 पास आउट होने के बाद जैन कॉलेज गया। जैन कॉलेज में हमको उस वक्त अपसू का बहुत बोलबाला था। अपसू का बोलबाला इन दी सेंस में आज का तारीख में भी आपको निजी तजुर्बा बताने से मैं आदि समाज को मैं तहे दिल से उसको सराहना देता हूँ। वो लोग बहुत राष्ट्रवादी है, अपना ट्राइबल समाज के लिए, अपना आने वाला जिंदगी के लिए
उसका सोच विचार जो है बहुत ही सुंदर है। ऐसे करके हम लोगों को बहुत काफ़ी साथ दिया। हम लोगों ने असम अरुणाचल बाउंड्री में आपसू का वाइस प्रेसिडेंट बन के आपसू में लीडर रह के, असम अरुणाचल बाउंड्री हम लोगों को मेन मुद्दा था। उसके बाद रिफ्यूजी इशू, तब से हमारा सबसे सीरियस हमारा चार्टर ऑफ डिमांड्स का एक तो डिस्टिंक्ट डिमांड था, पिन पॉइंट रहा। उसके बाद हम लोग अपना ज़माना में टीएस ड्योरी करके, आपको अच्छा लगा आज आपका जरिए से इस बात को मुझे बताने का यह मौका मिला। हम लोगों ने तब से जब हमारा प्रेसिडेंट नाबम रिबिया जी था, जनरल सेक्रेटरी आज वो हमारे बीच नहीं है, तबिन तकी जी था, उसमें हम लोगों ने बहुत एक्टिव करके, मैंने प्रेसिडेंट भी रहा जैन कॉलेज पासीघाट में। उसके बाद मेरा आगे ज़िंदगी तो आपको मालूम है, फिर मैं ईटानगर वापस आया कॉलेज में। यहाँ पे मैंने जनरल सेक्रेटरी का बागडोर संभाला। आई वॉज इलेक्टेड ऑल द टाइम। उसके बाद फिर ऑल निसी स्टूडेंट यूनियन का मैं प्रेसिडेंट था। ऐसे करके स्टूडेंट लाइफ से ही भाग दौड़, जन सेवा, पब्लिक का हित के लिए, समाज का हित के लिए लड़ना एक रुचि आदत सा बन गया था। इसलिए आज का तारीख तक उसी काम में लगा हुआ है। इसलिए आपको कुल मिला के ये बता देना चाहता था कि हम लोगों ने बचपन से ही सोशल सर्विस और जन सेवा को ही चुना, आज तक वही है। सर, जैसे आपने बताया कि तभी से शुरू हो गया था आपका इनिशियल, जब आप पढ़ाई कर रहे थे तभी जनरल सेक्रेटरी रूप से लेकर आपने बहुत सारे, जैसे आंसू हो गया या आपसू हो गया, उसमें भी आपने काम किया। सर, तो क्या पहले से ही आपका था क्या ऐसा कि कभी ना कभी पॉलिटिक्स कभी ज्वाइन करेंगे, या फिर आपको करियर को लेके सर बचपन में कुछ अलग ही था आपका माइंडसेट सर? मेरा आपको जन सेवा जो है मेरा खून में पला है। सोशल सर्विस फॉर डाउन ट्रोडन, सर्विस टुवर्ड्स ह्यूमन बीइंग इज इन माय ब्लड ऑल द टाइम। लेकिन आपको मैम हम ये नहीं बताना चाहता है कि उसका बदले में हमको कोई पद में रहना है, कोई लीडर बनना है। ये मेरा ख्वाहिश नहीं था, मेरा सपना नहीं था जी। आपको जैसे मैंने बता रहा था, मैं जब निसी स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट था, तब मुझे निसी स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट में ही मुझे 1993 में हमारा बहुत ही प्रसिद्ध लीडर, उस समय द अरुणाचल टाइगर का, पॉलिटिक्स ऑफ अरुणाचल टाइगर माना जाता था, कामिंग डोलो जी, बहुत ही दमदार और स्टालवार्ट लीडर था। उसका खिलाफ मुझे चुनाव लड़ने के लिए पब्लिक ने चुना। हम बार बार से आपको बता रहे हैं कि हम पॉलिटिक्स में घुसेगा ऐसा मेरा प्लान नहीं था, बट सोशल सर्विस, स्टूडेंट यूनियन और जन सेवा ये मेरा खून में दौड़ता था। लेकिन होता ये था कि इस लाइन में जो जाता है हमको पब्लिक सर्विस में है बोल के, पब्लिक लोग चुनाव लड़ो बोल के, मैंने सबसे पहले चुनाव आपको 1995 को इलेक्शन हुआ था। उसमें आपको टीएन सेशन जो है चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया था। तो पहला बार इंडिया में डेमोक्रेसी इलेक्शन में फोटो एपिक्स शुरू किया था। उसमें थोड़ा सा गड़बड़ी, नोक झोंक हो गया था हमारा लालू प्रसाद जी और टीएन सेशन जी दोनों के बीच में। बाद में वो लागू नहीं हो पाया। फिर भी आई एम ऑन फ्रे सिंस 1995, तब से मैंने चुनाव लड़ा। इसलिए आपको राजनीति वाला मामला में बोलेंगे तो मैं हमेशा से, शुरू से लेके अभी तक हर किसी ने मेरा साथ दिया। हमारा जीतना हारना वो मेरा लक्ष्य नहीं है। हम हमेशा से अभी भी औरों को बोलता है, आप दिल से मेहनत से लगन करिए, आप कभी हारेंगे नहीं, आप जीतेंगे या सीखेंगे। ये जो है दो लफ्ज़ जो है ये मेरा तजुर्बा है। और आपका माध्यम से हम सारा समाज को भी, खास करके युवा पीढ़ी को भी ये बताना चाहता है कि आप लगन से मेहनत जरूर करिए। माई ओनली थीम, स्पेशल मैसेज टुवर्ड्स माई कमिंग जनरेशन विल बी, आप मेहनत करिए, आप कुछ नहीं खोएंगे, आप जीतेंगे या सीखेंगे। इसलिए ये बात को मैंने लेके, आपको पता होगा अभी जैसे हमको आए दिन में सोशल मीडिया में भी हमारा जिक्र होते रहता है। मैंने जब
क्लास 9 का पढ़ाई शुरू किया था, आई स्टार्टेड विद बाईसाइकिल, हीरो बाईसाइकिल जी उस सर। समय। तो जैसे आपको बताया, हम लोग एरोप्लेन पहले देखा, गाड़ी बाद में देखा है। हम मेरा पास मेरे पिताजी ने एक बाईसाइकिल खरीद के दिया, तो हमको लगा कि मेरा जिंदगी का सारा सपना पूरा हो गया वो साइकिल मिलके। मेरा पिताजी अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं उसको अभी भी आभारी व्यक्त करता हूँ, तहे दिल से उसको नमन करता हूँ, प्यार अपना इज्जत देता हूँ कि मुझे बाईसाइकिल दिया। उस बाईसाइकिल से मैंने अपना ज़िंदगी शुरू किया। बाईसाइकिल का में बहुत फ़ायदा है, आपको पता होगा। एक तो आपको आपका बहुत दूर का जो फासला है, एक फ़ायदा हो जाता है। दूसरा, उसमें खर्च कम है। कम है। तीसरा, उसमें आपका है। एक्सरसाइज, व्यायाम बहुत हो जाता है। ऐसे करके बाईसाइकिल का भी एक अलग ही मात्रा है। लेकिन अभी के समय में जो है वो ये सब तो सीधा से जी, फोर व्हीलर में ही है सर, तो ऑफ कोर्स अभी सबके पास बाइक है, वो है। जी। सर साथ ही साथ जैसे आपने कहा कि तभी से आपका जो सोशल सर्विस है, ह्यूमैनिटी के लिए आपका काम करना, वो शुरू ही हो चुका था और कहीं न कहीं ऐसे ही आप पॉलिटिकल लाइफ में भी सर जुटे गए। सर किस तरीके से आपने ये जो पॉलिटिकल लाइफ है वो शुरू किया था सर, वो भी थोड़ा-सा हम जानना चाहेंगे। बिल्कुल। क्योंकि जितना हमारा नॉलेज है सर, आप बहुत पहले से आप पॉलिटिक्स में थे सर, वो थोड़ा-सा आप बता दें ताकि लोगों को है जो और भी अच्छा से पता चले, साथ ही साथ प्रेरणा भी उन्हें मिले सर। बिल्कुल, मैम जैसे कि मैं आपको बता रहा था, मेरा सोशल सर्विस पहले से लगाव था। और मैंने जैसे एक्टिव पॉलिटिक्स में जब शुरू हुआ 1995 में, मैं पिछला 25-30 साल से एक्टिव पॉलिटिक्स में हूँ। जी। अभी हम लोगों ने पॉलिटिक्स शुरू किया था, बीपी सिंह हमारा देश का प्रधानमंत्री था उस वक़्त। मैं आपको बता दूं, मेरा कांग्रेस से सच पूछे तो मेरा बहुत कम लगाव था। पहले से मेरा जुड़ा हुआ मेरा कम कहानी है। ऐसे करके आपको देखिए, जब बीपी सिंह जी यहाँ 1994-95 को कम समय के लिए जब वो प्राइम मिनिस्टर रहा, उसमें जनता दल गवर्नमेंट था, प्रेसिडेंट हमारा था एसआर बोमाई, जो हमें हम टिकट दिया था। तो आई स्टार्टेड विद माई एक्टिव पॉलिटिकल मेन पॉलिटिकल कैरियर फ्रॉम जनता दल पार्टी। जनता दल पार्टी से मैंने शुरुआत किया, वो चरखा वाला सिंबल से। उसका बाद मैंने आगे इंडिपेंडेंस से कॉन्टेस्ट किया। जब कांग्रेस रूलिंग में था, कांग्रेस का जो मेन मोटो है, कांग्रेस का जो एम है, हम शुरू से पसंद नहीं करता था। ऐसे करके मैं कांग्रेस में, आपको पता है, कम था। तो दूसरा पार्टी से मैं हमेशा चल के आया, अलग अलग पार्टी से मैंने इंडिपेंडेंस से कॉन्टेस्ट किया, रीजनल पार्टी में मैं रहा। तो कांग्रेस पार्टी का जो प्रिंसिपल है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग नहीं था, इसलिए मैं कांग्रेस से कम कनेक्शन रहा। मैंने नेशनल स्टूडेंट एनएसयूआई में मैं कभी नहीं था। उसका बाद जैसे यूथ कांग्रेस का लीडर होता है, उसमें भी हम कभी भी कोई पद में नहीं था। मैं आपसू अंसू में करते करते वहाँ अपोजिशन में घुसा, अपोजिशन से कर करके अभी जब रूलिंग में आया, तो आपको पता होगा, ईटानगर का बात करेगा तो अभी हाल ही का में 2014 में यहाँ एक तो बहुत पॉलिटिकल ड्रामा हुआ था। मैम जी। आपको ये जानना ज़रूरी है, अगर मेरा पॉलिटिकल करियर जानना चाहता है तो। मैंने 2014 को यहाँ चुनाव इसलिए लड़ा, तब 2013-14 ऐसे को अरुणाचल में, खास करके ईटानगर में, हमारा पास एक कमल का चिन्ह है बीजेपी जी, में। जी। उस चिन्ह को जब मैं यहाँ अपना ये बैच बना के पहनता था, तो कोई पसंद नहीं करता था। उसमें हर कोई डर लगता था। वो लोग बोलता था कि ये जो कमल के फूल वाले चिन्ह कभी यहाँ सक्सेस होगा नहीं है, पत्र में कमल नहीं खिलेगा, ये बोलते रहता था। तो अब बोलेगा हमको, आप 2014 में क्यों कॉन्टेस्ट किया ईटानगर में? मैंने इसलिए कॉन्टेस्ट किया, नरेंद्र मोदी जी का मैंने मूवमेंट को साथ ठीक से मैंने परख के देखा। नरेंद्र मोदी जी का जो फ्यूचर था, आज आप दिख रहा है 10 साल का बाद, उसका करामात को, उसका सर्विस को, उसका ड्यूटी को, उसका अभियान को आप देख रहे हैं। मैंने तब उसको ठीक से परख के देखा, तो हमको लगा ये एक बंदा है जो देश को बदल सकता है।
तो इसका हम कार्यकर्ता होना है करके मैंने 2014 को मैंने ईटानगर से चुनाव लड़ा था, बिना कोई तैयारी का। हर कोई बोला आप हारेगा हारेगा, हम बोले हारेगा, मुझे जानता था, जैसे अक्सर मुझे आपको बताया, जी आप लगन से लड़ो, आप सीखेगा या जीतेगा। तो हम यहाँ जीता नहीं था, लेकिन हमको बहुत सीख मिला, और मैंने जिस रास्ता को चुना वो रास्ता का बदौलत आज मैं इस पोजीशन में हूँ। जी ये आपका सबसे एक लाभदायक मैसेज जो यूथ को हम देना चाहता है। मेरा सिलेक्शन जो है पॉलिटिकल पार्टी का सिलेक्शन जो बहुत सही हम माना जाएगा, मोदी का लीडरशिप इन बीजेपी पार्टी को। आपको मालूम होगा 31 तारीख को मोदी जी यहाँ आया था, तब ही वॉज नॉट ए प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टरल कैंडिडेट में वो आया था मैम। उन्होंने बोला है कि अरुणाचल जो है सब्जी मंडी है, आपको पता होगा, आप सुना भी होगा। फिर उन्होंने ये भी बोला कि यहाँ 31 तारीख को इंदिरा गांधी पार्क में ऐलान करके गया, देखो अरुणाचल वासियों, मैं नरेंद्र मोदी बोल रहा हूँ, मई महीना का काउंटिंग जब 19 तारीख को खत्म होगा, 20 तारीख में चाबी मेरा पॉकेट में रहेगा। तो उस लफ्ज को मैंने अपना दिल में उसको रिकॉर्ड कर लिया। 100% रिकॉर्डेड होने का बाद जब मोदी जी वहाँ सरकार बनाया, मैंने एक टीम को यहाँ लीड किया जो बहुत ही प्रसिद्ध था, जिसका नाम था जन आंदोलन कमेटी। जी जी मैंने जन आंदोलन कमेटी को नेतृत्व करके बीजेपी पार्टी का अंदर में, उसमें अमित शाह जी जो आज मेरा होम मिनिस्टर है, और सर ने हमको अपॉइंटमेंट दिया, तब वो हमारा प्रेसिडेंट हुआ करता था बीजेपी का। तो देखिए, ये आप पॉलिटिकल सफ़र बोलने से हम मेरा सिलेक्शन सही रहा, और आपका ये जो मूवमेंट लीडरशिप सिलेक्शन और पार्टी सिलेक्शन, इस उपलक्ष्य में मैम आपको हम ये बताना चाहेगा शांति मैम, आगे वाला लीडर लोगों को भी अरुणाचल में बहुत समाज है, जी खास करके आबोतानी क्लान से जो आता है, बाकी क्लान से आता है, उसको हम स्पेशल मैसेज आपका माध्यम से देना चाहेगा। आज पॉलिटिक्स में घुसा है, काल पावर चाहिए, ये कोई ना बोले। आप मेरा जैसे आप पॉलिटिकल सिलेक्शन करिए, 10-15 साल का बाद जो आपको रिजल्ट जो निकल के आएगा, वो आपको खुद एक सर्विस देगा, वो आपको खुद एक रिजल्ट देगा। यहाँ बहुत लोग आजकल, हमारा यूथ लोग, हमारा कम्युनिटी का कोई कोई आदमी लोग बोलता है कि आज हम ट्रीटमेंट लिया, आज बीमार अच्छा होना चाहिए, आज हम पॉलिटिकल पोस्ट ज्वाइन किया, आज हमको प्रेसिडेंट सेक्रेटरी पोस्ट मिलना चाहिए, आज टिकट मिलना चाहिए। ये सब गलत प्रैक्टिस है, मेरा मानना है। आप लगन से, दिल से काम करिए, आपका जो सक्सेस है वो आपको बिल्कुल आपको रुक रहा है, खाली आप वहाँ तक चल के, आराम से चल के पहुँचना है। ये मैसेज आपका जरिए से जरूर देंगे। जी सर, जैसे आपने अभी जिक्र किया जन आंदोलन अभियान का, सर उससे अच्छा रिजल्ट आ रहा है या फिर बहुत तगड़ा रिजल्ट आ रहा है, ऐसा क्या आपको लगता है क्या सर? जी देखिए, जन आंदोलन कमेटी को हमने बोल के सारा हमारा बीजेपी पार्टी और जो लाइक माइंडेड अरुणाचल का यूथ, अरुणाचल का लीडर, सारे जनों ने साथ देके 48 मैंडेट इलेक्टेड कांग्रेस गवर्नमेंट को हम लोग टॉपल किया। जी टॉपल करने के साथ साथ आपने जैसे जिक्र किया, आपको ऐसा क्या लगता है कि आपको क्या एक अलग मिला है बोलने से? सबसे पहले तो अभी देखिए, जब से हमारा मोदी जी दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर बना, और साथ ही साथ 1.5 साल के बाद अपना 2016 को अपना डायनामिक चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी जब से चीफ मिनिस्टर बना, डबल इंजन का चलते मैम, सबसे पहले तो ये खुला का, ये इट्स ओपन सीक्रेट, सबसे पहले आप हमारा यातायात देखिए, और उसके बाद आप भी यहाँ पे कितना जल्दी हमारा ट्रेन पहुँच गया, और आपका सड़क जो है तवांग से लेके आपको लॉन्डिंग तक रास्ता का कंडीशन देखिए, चकाचक हो गया। ईस्टर्न वाले जैसे आप नामसाई से आती है, पहले 2 दिन 3 दिन लगने वाला आजकल 2 घंटा 3 घंटा में पहुंचता है। ऑन द टॉप डोनी पोलो एयरपोर्ट, अनगिनत इतना विकसित, इतना डेवलपमेंट हुआ मैम। हमको लगता है ये मोदी जी, पेमा खांडू जी का
जरूर वो दोनों का करामत है, वो दोनों का चलते हुआ है, लेकिन ये जन आंदोलन का भी कहीं ना कहीं इफेक्ट है। दूसरा, पत्र में कमल नहीं खिलेगा जब कांग्रेस वाला बोलता था, अभी अरुणाचल में पिछला 2-3 इलेक्शन से तो हमेशा कमल खिल रहा है और आगे भी खिलेंगे, क्योंकि हमारा सर्विस जो है, अभी जैसे सरकार आपका द्वार बोलता है, जी अभी जैसे डीबीटी सिस्टम हो गया, अभी जैसे किसान का ऊपर, अभी महिला का ऊपर, बहनों के ऊपर, माता का ऊपर जितना अभियान पेमा खांडू जी कर रहे हैं, अभी हेल्थ का ऊपर में, अभी नरेंद्र मोदी जी जितना फैसिलिटीज दे रहे हैं, हमको नहीं लगता है मैडम कभी नहीं हटेगा। जी इसलिए मैम कुल मिला के आपको हम ये शॉर्ट में ये बताना चाहेगा कि ये कहीं ना कहीं आंदोलन का ही इफेक्ट है कि इतना सारा चेंज इतना जल्दी हुआ है। और पेमा खांडू जी अक्सर हर भाषण में ये जिक्र करता है कि अरुणाचल को कोई पार्टी सुधार सकता है तो बस बीजेपी ही सुधार सकता है। जी जी। और सर क्योंकि आपने अभी हमारे यहाँ अरुणाचल के सीएम का पेमा खांडू सर का भी आपने जिक्र किया है सर, क्योंकि हमें ये भी सुनने को मिला है कि आपने पहले डॉरजी खांडू सर के साथ भी आपने काम किया था सर। तो अगर हम लोग बात करें दोनों के बीच, क्योंकि वे भी थे हमारे यहाँ अरुणाचल के सीएम सर, कौन बेहतर होगा लगता है आपको? क्योंकि जिससे आपने ये भी कहा कि डबल इंजन के साथ बहुत तेज़ी से हमारा जो प्रदेश है या हमारा जो पूरा देश है वो आगे बढ़ रहा है सर, फिर भी अगर हम कंपेयर करें तो आपको क्या लगता है सर? बिल्कुल, देखिए, बेहतर और फर्क बोलने जाने से, ये पेमा खांडू साहब जो है आज का तारीख में जो चीफ मिनिस्टर है, वो दोरजी खांडू साहब का बायोलॉजिकल सोन है। जी लेट दोरजी खांडू जो इसका बायोलॉजिकल फादर था। जी तो क्लियर है, बाप बेटा का सोच समझ जो है बहुत ज़्यादा फर्क नहीं रहता। मैं सलाहकार के रूप में आपने अच्छा जिक्र किया, और आपको एक खुलासा कर दूं कि मैं दोरजी खांडू साहब के साथ सलाहकार का रूप में 2 साल काम किया। जी जी। दोरजी खांडू साहब कोई भी चीज़ को पेंडिंग नहीं करता था। हम्म, जैसे हम लोगों का ट्राइबल का सोच है, जैसे ट्राइबल समझता है, जैसे करता है, वो 100% फुल ऑन ट्राइबल सोच के साथ चलता था। तो एक जमाना था जब कांग्रेस गवर्नमेंट में हर चीज फाइल्स पेंडिंग पेंडिंग डिस्कस स्पीक, और उसका बाद जैसे वो लोगों को अलग अलग पद से जो आगे बढ़ना है, कांस्टेबल से एएसआई बनना है, तो पूरा स्टेगनेंट था मैम। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में, डब्ल्यूआरडी में देखिए सारा स्टेगनेंट, मतलब काम नहीं करता है दफ्तर में। मोदी जी आने का बाद आप लोग पता है फुल ऑन काम करता है, ऊपर लेवल में करप्शन नहीं होता है। आप कांग्रेस में 2G 3G हवाले स्कैम ही स्कैम, आपका बिल्डिंग स्कैम, क्या स्कैम वो स्कैम होता था। अभी आप बीजेपी में देखिए कहीं भी करप्शन का कोई स्कैम का इशू नहीं है। ठीक ऐसा ही दोरजी खांडू साहब का काम करने का तरीका, पेमा खांडू साहब काम करने का तरीका बहुत फर्क नहीं है। दोनों ही जन सेवा दिल से करता है, और दोनों ही अपना सर्विस में 24/7 देता है। खाली फर्क यह है कि दोरजी खांडू साहब ने अपना काम पूरा ताकत से किया, लेकिन उसको इतना सहयोग दिल्ली से नहीं मिलता था जैसे अभी पेमा खांडू साहब को मिल रहा जी है। जी ये बिल्कुल ही करवा सच है मैम। पेमा खांडू साहब को अभी वो जितना फायदा चाहिए, जितना फंड चाहिए, अभी देखिए 39,000 करोड़ 2025-26 का हमारा बजट है, 39,000 करोड़। ये मोदी जी का मेहरबानी से है। कितना जिस गति से देश आगे बढ़ रहा है, हम लोग इकोनॉमिकली जीडीपी में आगे बढ़ रहा है, इसलिए कुल मिला के पेमा खांडू साहब और दोरजी खांडू साहब को हम तो सेम मानेगा, बट इधर फैसिलिटी ज़्यादा है, इधर सपोर्ट ज़्यादा है। जी। और सर वो रहा आपका जो जी पॉलिटिक्स कैसे कैसे ज्वाइन किया, कैसा चला है सर। अभी आते हैं जिसे आप अभी फर्स्ट मेयर हैं सर। सर उससे पहले जिसे आपने कहा कि आप पॉलिटिक्स में उतरे थे, लेकिन जैसे आपने ये भी मेंशन किया था कि अ, अगर हारता भी हो तो एक्सपीरियंस उस पे गेन होता है सर। तब समय को सर हारने का हम थोड़ा-सा जानना चाहेंगे। तब समय को जैसे आपने ये भी ज़िक्र किया था कि आपको कांग्रेस पार्टी का कांसेप्ट्स अच्छा नहीं लगता था। सर क्या वो सब एक रीज़न है आपका उस समय का सर नहीं जीतने का? सर उस समय का सर ये जो आप इलेक्शंस लड़े थे उस समय का नहीं जीतने का भी सर अगर आप कुछ अपनी तरफ से बिल्कुल। एक्सपीरियंस कह सकते हैं तो? जी जी बिल्कुल मैम।
This is a super question for me and for my people of Arunachal Pradesh. ये मैम हमने बहुत अलग अलग जर्नलिस्ट को मिला, बहुत अपना सवाल जवाब करने वाला को मिला, लेकिन आपका इसको हम बेस्ट इसलिए लगा कि ऐसा सवाल बहुत कम लोग मुझे किया है, खास करके अरुणाचल का संदर्भ में। देखिए, आपने ये जो सवाल किया ये बहुत ही स्पेशल सवाल है। इस सवाल को हमें यही बोलेंगे कि आपका माध्यम से हम जो जवाब दे रहे हैं, खास करके इसको युवा पीढ़ी लोग सुनना है। इलेक्शन का हार जीत जो है, एक तो आपको मैम पार्टी का एक फोबिया है या रूलिंग का, लेकिन उसको हम बहुत बड़ा मायने नहीं लगता है। जिंदगी में हार जीत, अभी हाल ही में देखिए मैम एपीसीएस का रिजल्ट निकला है। एपीसीएस का रिजल्ट में आपका ये बात दोनों तरफ में मैचिंग खाता है, और ये हम लोगों का जो मैसेज देता है उन लोगों का ऊपर भी जाना चाहिए। मेरा बताना ये था कि देखिए एपीसीएस में भी 15-12 हजार करोड़ अपना पार्टिसिपेंट्स जो पार्टिसिपेटेड, अभी उन्होंने प्रीलिम में दिया। प्रीलिम होने का बाद 1000 से ऊपर 1:12 का रेशियो में वो लोग जो है अपना प्रीलिम ओके होने का बाद फिर जब मेंस में जब घुसता है तो वहाँ से सेलेक्ट होके आने में 400 का लगभग था, जिसमें हम लोग अभी वाइवा में जाएंगे 1:3। जिंदगी में मैम आपने बहुत अच्छा सवाल इसलिए किया, मेरा भी इसमें मिलता जुलता है। हम हार और जीत को जो हिसाब करता है, ये हम लोगों का गलत है। मेरा एक्सपीरियंस और मेरा मैसेज ये रहेगा कि जिंदगी में हार और जीत होता नहीं है। आप खाली बैकआउट नहीं करना है। हम ये मैसेज देगा, जैसे हम अपनों को भी, मेरा एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा है। पॉलिटिशियन हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो एपीसीएस कैंडिडेट हो, बैकआउट मत करिए, आप कीप ऑन फाइटिंग। मेरा मैसेज ये है, जैसे आज का तारीख में मेयर हूँ, मैंने उस वक्त मैंने इलेक्शन नहीं जीत पाया, मतलब ये नहीं कि हमको पब्लिक सपोर्ट नहीं किया, पब्लिक सपोर्ट किया, लेकिन कुछ नंबर से रह गया। अभी यहाँ में भी लड़का लोग जो है मेहनत किया, कुछ नंबर से पिछड़ गया जी। हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि एक कहावत है हिंदी में, वक्त से पहले मैम और किस्मत से ज़्यादा कुछ नहीं होगा। हमने बहुत बड़ा बड़ा आदमी देखा हमारा निशी समाज में, हमारा कमिंग दोनों सारे लोग को देखा, ये पॉजिटिव एग्जाम्पल है। हमारा लिसी लेजी सारे लोग को देखा। आपका ये पॉडकास्ट को देखेगा, खास करके अबूतानी वाला लोग, बहुत अच्छा लगेगा, इसको सुनना चाहिए वो लोग। किस्मत से ज़्यादा किसी को नहीं मिलेगा, और वक्त से पहले, ये बात आप बहुत हमको सुंदर सवाल किया, इसलिए हम ये बताना चाहता था कि आपको जो मिलना है, सीओ मिलना, एसी मिलना, डाको मिलना, मिलेंगे बाद में। किस्मत से ज़्यादा और वक्त से पहले कुछ नहीं होगा, ये वृद्धि का वरदान है जी। और ये मैसेज हर किसी को जाना चाहिए, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो एग्जामिन ट्रेनी हो, या आपका वो जो ग्लैमर वॉल में जो कंटेंडर हो, चाहे वो इलेक्शन का हो, कोई भी हो, आपको जर्नलिस्ट लाइन का भी हो, किसी भी लाइन का हो, कोई टीचर हो, स्टूडेंट हो, कोई भी ट्रेनिंग का हो, वक्त से पहले किस्मत से ज़्यादा। मैम आपको हम तहे दिल से रिक्वेस्ट करेगा, आप इसको ज़रूर ये बात को पहुंचाइए। हर कोई इस चीज़ से आगे बढ़ेगा, ना कि आपने एक कोशिश किया, उसके बाद आप दारू पीना शुरू कर दिया, फिर आप ड्रग्स मेनास हो गया, एक फुटबॉल गेम हार गया, एक वॉलीबॉल गेम हार गया, एक एपीसीएस हार गया, आप गलत रास्ता में चला गया, ये रॉन्ग है। आप एक इलेक्शन हार गया, हमने देखिए आपको एक स्पेशल मैसेज देगा। हमने जिंदगी में महाराणा प्रताप जैसा है, हमने 3-4 बार हारा, लेकिन हमने कभी हार नहीं माना। ये मैसेज भी समाज को जाना चाहिए। ऐसे करके अभी जो हमारा जो यूपीएससी में इस बार आप देखा है, हमारा 7-8 जन हम लोग का प्रीलिम क्लियर किया। मेंस में हालांकि 2 आया, वो बात अलग है, लेकिन वन शुड कीप ऑन फाइटिंग, बैकआउट होना ही नहीं मैम। और ये आप इतना सुंदर सवाल किया, इसलिए उसका एक असली जवाब तो वही है, बारी बारी से बोलता है, वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा कुछ नहीं। जी जी। और साथ ही सर, अभी जैसे कि आप यू आर द पहला फर्स्ट मेयर ऑफ ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, सर उस पे आपका चैलेंजेस किस तरीके हैं सर? क्योंकि हमें बीच बीच में सोशल मीडिया में हो, या फिर जब जैसे आपने कहा कि मैं नामसाई से जब आती हूँ, तो अभी 1 घंटा में
5 घंटा या 6 घंटा में पहुंच जाता है सर, वो कुछ समय अच्छा दिखता है, फिर कुछ समय बाद खराब दिखता है या कहीं टूटा फूटा है रास्ता हो गया, या फिर जैसे आप अपने फील्ड पे सर काम कर रहे हैं तो सर कहीं ना कहीं ऐसे, जैसे आपने भी शुरुआती में बोला था सर 500 से अभी 200 में पहुंचा है सर, कहाँ पे लैकिंग बिहाइंड हमारा जो अरुणाचल है सर, टॉप 100 में हो गया या टॉप 50 में क्यों हम नहीं पहुंच पा रहे हैं सर, चैलेंजेस किस तरीके से है? बिल्कुल मैम, ये आपका अच्छा सवाल है। देखिए, इस सवाल का ऊपर भी आपको सुंदर जवाब देना ये चाहेगा। हम लोगों को, अरुणाचली को एक बात समझ में आना चाहिए, हम डेवलपमेंट करने के लिए अच्छा सड़क बनाएगा, अच्छा हॉस्पिटल बनाएगा, अच्छा स्कूल बनाएगा, अच्छा बिल्डिंग्स बनाएगा, वो कोई भी एमएलए मिनिस्टर बना सकता है। एमएलए मिनिस्टर नहीं बनाने से भी कोई भी डिपार्टमेंट में बना लेगा। डिपार्टमेंट में भी आपको रास्ता बनाना है, बिल्डिंग बनाना है, पीडब्ल्यूडी बनाएंगे, नहीं तो यूडी बनाएंगे, आरडब्ल्यूडी बनाएंगे, सारा इंजीनियर अवेलेबल है। एकमात्र काम है जो मोदी को लेके दुनिया में छाया हुआ, वर्ल्ड लीडर बना हुआ है, वो स्वच्छ भारत। जी जी। अभी जो स्वच्छ भारत मिशन जो चल रहा है एसबीएम का चलते, ये कचरा का काम ऐसे काम है, हमने जैसे जिक्र किया, अलग अलग डिपार्टमेंट इसको नहीं झेल सकता है, खाली इसको म्यूनिसिपलिटी वाला ही झेलना है। और अब नामसाई का बात करें, सेपा का, तवांग का बात करें तो यूडी डिपार्टमेंट को करना है। जी। तो हमारा ये फिक्स ड्यूटी है। इसलिए हम अक्सर बोलते हैं कि पीडब्ल्यूडी वाला, टूरिज्म वाला 1-2 दिन, 1-2 महीना डिले करने से भी कोई इशू नहीं है, वो दोबारा से ओके हो जाएगा। लेकिन कचरा तो डेली का डेली निकलता है, डेली का डेली इशू है। तो कचरा को हम लोग ओके करने के लिए और हमारा ये सर्वेक्षण को, हम इसका आंकलन को हम सही मात्रा में लाने के लिए एक सलूशन है। मैंने मैम अपना सारा टीम को ले जाके, जो इंडिया में हमेशा नंबर 1, इस पर 8वां बार चुना है, इंदौर वो जगह है कि 8 टाइम्स चैंपियन है क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया में। आप इस पर का रिकॉर्ड देखा, उसमें हमने देखा है कि उसमें स्पेशल क्या है, वो लोग 8 बार जीता है। उसमें सबसे स्पेशल तो ये है कि म्यूनिसिपलिटी, उसका मैकेनिकल पावर, मैन पावर तो सब जगह लगभग बराबर है। खाली वहाँ का पब्लिक जो है, जन भागीदारी जिसको हम लोग बोलते हैं। आप ये बहुत अच्छा सवाल किया। अरुणाचल का हर डिस्ट्रिक्ट में, या खास करके ईटानगर में, पासीघाट में और पूरा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में ये मैसेज जाना चाहिए। आईएमसी जैसे, नॉर्थ ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जैसे सारा पब्लिक जो है जन भागीदारी होना है, एंड बिलोंगिंगनेस, अपनापन फीलिंग करना है और जन आंदोलन बनाना है मैम कचरा को। अगर वो बनाएगा तो सरकारी वाला तो ऐसे भी कचरा हटाएगा, गाड़ी आएगा, जिंगल करेगा। पब्लिक अगर 100% साथ देगा तो अरुणाचल भी पक्का टॉप 1 में एनी टाइम इंडिया में आ जाएगा। तो कुल मिला के आपको हम ये मैसेज देना चाहेगा कि अरुणाचल का पब्लिक जो है, आए दिन में, अभी आप गाड़ी में देखिए, उसका बच्चा को नहीं सिखाता है, फिर अपना बीबी को नहीं सिखाता है, गाड़ी में चलेगा बोतल फेंक देता है, ये अपना रेपर्स का वो पेपर्स फेंक देता है, अपना से गंदगी करता है। और ईटानगर अपना शहर है, अरुणाचल अपना प्रदेश है। हम लोग ये मैसेज देना चाहेगा कि सिक्किम जैसे एकदम कम से कम लिटरिंग करना है, कम से कम गलत काम करना है, तब आधा साफ तो वहीं हो जाता है मैम, तब जाके सफाई जो है आगे बढ़ेगा। और साफ होना तो आपको पता है कितना फायदा है हम लोग खुद के लिए। हर चीज़ से, महामारी से हम बचेगा, प्रॉब्लम से बचेगा, तकलीफ से बचेगा, बीमार से बचेगा, अपना फायदा ही फायदा है। जी जी, लोगों को सिविक सेंस होना बिल्कुल, बहुत जन आंदोलन बनाना है, सिविक सेंस होना है। जी। और सर साथ ही साथ हमें ये भी सोशल मीडिया में बहुत देखने को मिलता है कि सर ये जो आईएमसी है आपका, जो ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, उस पर बहुत ही सर लोग जो है कह रहे थे कि ये भी कि बहुत सारे एलिगेशंस लगा रहे थे कि करप्टेड है बोल के सर। बिल्कुल। सर वो क्यों ऐसा लोगों का कहना है? क्योंकि बहुत समय ऐसा होता है हम लोगों का, जैसे जो कॉमन पब्लिक है, जी, जी। साथ ही साथ जो पॉलिटिशियंस है या फिर जो काम आगे कर रहे होते हैं सर, ऐसे तो लोगों का काम ही है कहना, लेकिन फिर भी सर जब लोग कहते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिलेट कर पाते हैं, तभी वे कहते हैं। सर ये एलिगेशन क्यों आया आप लोगों के ऊपर, या फिर क्यों लोग कह रहे होंगे सर?
सर अगर आपके तरफ से अगर कुछ है कहने के लिए या फिर आपको दिखाने के लिए जहाँ पे लोगों को लग रहा है कि दे आर बीइंग करप्टेड, सर क्यों नहीं है वो आप थोड़ा सा। बिल्कुल मैम, देखिए ये बहुत ही अच्छा सवाल है खास करके मेरे लिए। जब 2021 को जब हम नहीं थे, ये हम पहला मर्तबा का मैं महापौर हूँ एज ए मेयर। इससे पश्चात हमारा काउंसिलर था, जी तो चीफ काउंसिलर हुआ करता था, नॉट मेयर। अभी जब कॉरपोरेशन हो गया तब मेयर आया। आपको मैं बता दूं तब हमारा 30 सीट्स काउंसिलर था, अभी वी हैव 20 सीट कॉरपोरेटर्स नाउ। अभी अपना पास 20 सीट्स है। हम लोग ये 20 मेंबर जब इलेक्ट होके आया, आपको एक स्पेशल मैसेज ये देना चाहेगा आपको। जैसे पहले मैंने बताया, सबसे दार्तिय सिटी था, 7 दार्तिय सिटी को हम लोग 216 क्लीनेस्ट सिटी में लेके आए। दूसरा, कैपेसिटी बिल्डिंग में सारा इंडिया को हम लोग छानबीन किया, उसका मुताबिक हम लोग ये हाई कोर्ट का आदेश लेके ये जितना हम लोग कैपेसिटी बिल्डिंग में यहाँ आईईसी कराता है, हम लोग ट्रेनिंग कराया। मैं ट्रेनिंग करा के यहाँ में सेलिन कोयू करके एक मिस अरुणाचल था, उसको हम लोग एम्बेसडर बना के, आपका अरुणाचल टुडे वाला भी जुड़ा हुआ है हमारे साथ। हम लोग काफ़ी काम किया, जी अनगिनत काम किया। उसके बाद यहाँ मैकेनिकल इशू था, हमारे पास गाड़ी नहीं था गार्बेज कैरी करने के लिए। पेमा खंडू जी को मैं आज भी तहे दिल से मैं अप्रिशिएट करता हूँ, चोनामेन सर दोनों को। उन दोनों ने यहाँ बहुत सहयोग किया है। और उसके बाद म्यूनिसिपल का तो कुछ ऑफिस भी नहीं था, आपने जैसे बोलता है करप्शन करता है, गलत करता है बोल के। तो हम लोग अपना बलबूते में जाके अपना म्यूनिसिपल का भी एक वो आशियाना भी हम लोग कार्यालय भी बना लिया, ऑफिस भी बना लिया, और अपना फुल फ्लो में चलता है। करप्शन का जहाँ तक सवाल है, मैं आपको एक बात बता दूं, ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में फंड हिसाब में जीरो है, अभी भी जीरो। आपको ये मैसेज देना चाहता है ये कि 14 फाइनेंस कमीशन मतलब 2015 टू 2020, 15 फाइनेंस कमीशन मतलब 2020 टू 2025। अभी हम लोग का 25 खत्म होने से 16 फाइनेंस कमीशन जो है 2025 से लेके 2030 तक जाएंगे। जी अभी करप्शन बोलने वालों को मेरा सिंगल आंसर ये है कि फॉर वन एंड अनदर रीजन, एक दो तो ऑफिसर का मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, थोड़ा बहुत पेपर इधर उधर होने के नाते हमको जो सेंट्रल ग्रांट एड मिलता है 5 इयर्स का अभी तक मिला नहीं है, खाली 1 साल का मिला है, 4 साल का अभी ले गया। अभी जो है 21-22 का ग्रांट अभी पहुंचा है अभी, और सितंबर का लास्ट में अपना सेकेंड वीक में मैडम हमारा 50% और आने वाला है। अभी वो अपना रिजिजू साहब और जो फाइनेंस मिनिस्टर मैडम दोनों ने अभी मदद किया। उसका बोलने आपको बताने का मतलब ये है कि स्टेट ग्रांट एड से हमें कुछ नहीं मिलता है। और जैसे आपको अपना जो इनपुट्स है, जैसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का कुछ सोर्सेस है, जीरो है यहाँ। मैम आपको पता होगा, और एक आपको लैंडमार्क बात बताएगा, हमारा बीएमसी मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है सारा एशिया का, अभी आप रिकॉर्ड जाके चेक करिए नेट में, बीएमसी जो है सारा एशिया का 25-26 का बजट ले आउट जो है 74,000 करोड़ का। अभी हाल ही में दिल्ली में हम लोगों का मेयर कॉन्फ्रेंस हुआ, वो लोग बोला है हमारा 74,000 करोड़ का मेरा बजट है। हमारा यहाँ तो बजट भी नहीं रहता है और यहाँ फंड भी नहीं है। तो ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का आपको मैं बता दूं, यहाँ हम लोग जितना मेहनत किया, ऑफिस बनाया, सारा कचरा साफ किया, गाड़ी लाया, ये सब जो है ऑन रिसोर्सेस से कुछ भी नहीं है। सिर्फ यहाँ ट्रेडिंग लाइसेंस बनाता है। मैं पासीघाट में तो वो भी अलाउ नहीं, अभी शुरू किया जी। इसलिए सेंट्रल ग्रांट एड तो आया ही नहीं है, स्टेट ग्रांट एड देता नहीं है, तो करप्शन कहाँ से शुरू होता है। लेकिन आपको हम एक बात ये भी हम कन्फेस करेगा, हाल ही में जो चर्चा हुआ हम लोगों का ऊपर जो एलिगेशंस डाला, ये कुछ नहीं है, ये एक डेस्परेट एटेम्प्ट में हमारा ओपोजिशन वालों के, हमारा ओपोजिशन वालों ने, कांग्रेस वालों ने और अनप शनप कुछ यहाँ में लोकल पार्टीज है, उन्होंने हम लोगों को ब्लेम गेम किया कि आईएमसी जो है पेमा खांडू जी का नेतृत्व में
अभी बालो राजा का नेतृत्व में तमे पसंग अच्छा काम कर रहा है बोल के ब्लेम गेम है, और ऐसे कुछ भी नहीं है। हम लोग जितना भी फंड आता है हम लोग जुडिशियसली यूज करते हैं, आगे भी यूज करेंगे, और करप्शन का नाम में तो बिल्कुल जीरो है मैम। जी जी। सर, और साथ ही साथ जैसे आपने कहा कि आईएमसी को ब्लेम करते हैं वगैरह, जी। सर और भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, पब्लिक्स मिसअंडरस्टैंडिंग या कहे कंसेप्ट क्लियर नहीं होके सर। सर आईएमसी एंड स्मार्ट सिटी का सर कुछ डिफरेंस है या फिर सर सेम तरीके से काम चलता है सर, उसको भी थोड़ा सा बता दें। नहीं मैम, देखिए स्मार्ट सिटी एक अलग ढांचा है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है ये फिक्स्ड, हमारा जो ऑटोनोमस है ये नया नहीं है, हर जगह में है। स्मार्ट सिटी जो है मोदी जी का चलते, उसका सोच है कि हमारा भारत वर्ष में 100 सिटीज हम स्मार्ट सिटी डिक्लेयर करेंगे। तो उन 100 सिटीज का अंदर में अरुणाचल में 2 दिया मैम, वो भी वेरी लकी, ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारा छोटा स्टेट में मोदी जी ने 2 तो आशीर्वाद दिया, एक पासीघाट एक ईटानगर। तो स्मार्ट सिटी को हमारा एक तो एजेंसी है, स्मार्ट सिटी को स्मार्ट सिटी देखता है, वहाँ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का कोई लेना देना नहीं मैम। उसका खुद का इंजीनियर है, खुद का सीईओ है, और हमारा लर्नेड चीफ सेक्रेटरी जो उसका चेयरमैन है। जितना भी वहाँ काम आता है, वहाँ टेंडर करता है, सारा जो एक्सरसाइज करता है वो स्मार्ट सिटी वाला ही करता है। म्यूनिसिपल वाला का बिल्कुल जीरो कनेक्शन है मैम, जी जी। कोई कनेक्शन नहीं। सर जैसे अभी आपकी जो अर्ली लाइफ है, स्कूल का हो गया या फिर अभी पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का या फिर अभी आपका प्रेजेंट का, सर हम बात तो कर ही रहे हैं सर, साथ ही साथ हम ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि जब हम पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल लीडर्स की बात करते हैं, बहुतों का यानी पब्लिक्स हो गया, कॉमन पब्लिक्स, सबके जहन में यही होता है कि दे आर वेरी रिच। उन लोगों का जो पॉलिटिक करियर है उससे उन लोग बहुत सारा एसेट्स जो है बना कर रखे हैं या फिर बहुत सारा बैंक बैलेंस बनाए हैं सर। तो उसको भी लेके सर आपका किस तरीके से आप लोगों को कहेंगे या फिर आप जो है किस तरीके से, इनफैक्ट पॉलिटिकल करियर को छोड़ के सर आपका कुछ अलग बिजनेस या फिर ऐसा कुछ है क्या, ताकि लोग नहीं तो ऐसे ही कहने में लग जाते हैं कि उनका तो बहुत सारा एसेट्स उन्होंने बना लिया है, ऐसे करके सर बहुत ऐसे होता है सर यूजुअली। तो सर उसको आप किस तरीके से बोलेंगे या फिर आप किस तरीके से अपनी जो लेगेसी है या फिर जिसे आपने कहा कि आपके पिताजी जो है उस समय को सर आपको साइकिल दिए थे सर, तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग रिलेट करते हैं तो अच्छे तरीके से पालन हुआ है या आपने बड़े हुए या फिर आपने यहाँ ईटानगर में पासीघाट में पढ़े हैं सर, उसको थोड़ा सा बता दीजिए सर। जी जी, ये बिल्कुल ही अपना आपका अच्छा सवाल है, और ये हर किसी को ये सवालात करना चाहिए, और ख़ास करके जो सक्रिय राजनीति में है वो खुलासा करना चाहिए मैम। आपका ये बहुत अच्छा सवाल है, इसको मैं तहे दिल से आपको स्वागत करता हूँ। देखिए, मेरा प्रॉपर्टी वाइज बोले तो मेरा पास वैसे कुछ भी नहीं है। अभी मैं लगभग अभी अपना जन्म से लेके मैं 55 प्लस हूँ। अभी मेरा एसेट वाइज कुछ भी नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि जब हम लोग एक्टिव पॉलिटिक्स में जब पद बारी नहीं जब संभाला था, तब हम लोगों ने कहीं छोटा मोटा चिटपुट काम, आउटसोर्सिंग, रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह हम लोगों ने मैंने किया है, बट सीरियसली नहीं कर पाया इसमें, क्योंकि पब्लिक सर्विस में और बिजनेस दोनों एक साथ नहीं चल सकता है। आपका ये सवाल को हम ये स्पेशल मैसेज देगा, हम नहीं बोल के मेरा बाकी लीडर दोस्त लोगों को भी हम ये आइडिया देगा कि आप बिजनेस, आप या आपका फैमिली वाला बिजनेस ना करे अगर आप पॉलिटिक्स कोई पावर में है तो। वो इसलिए इशू होता है कि हमारा अरुणाचल का जो अनएम्प्लॉयड यूथ लोग है, जो बिजनेसमैन लोग है, वो विक्टिमाइज हो जाता है, मार खाता है। जी जी। अगर पावर वाला आप बिजनेस करेगा या आपका कोई फैमिली मेंबर्स बिजनेस करेगा, तो अनएम्प्लॉयड यूथ लोग और जो सीरियसली बिजनेस करता है, आज का तारीख में बिजनेस भी तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जीएसटी हो गया, आपको जियोटेक चलता है, पीएफएमएस है, बहुत एक अलग चैलेंजेस को लेके आगे जाना पड़ता है। तो इस चीज़ को, हर चीज़ को हम रिस्पेक्ट करते हुए, मद्दे नज़र रखते हुए हम ये बोलना चाहेगा कि जो भी पॉलिटिक्स में एक्टिव है वो बिजनेस ना करे।
जी। आपने मेरा एसेट का जिक्र किया, मेरा पास खाली एक एसेट है। जब मैं सक्रिय पॉलिटिक्स में नहीं था, जब मैं रोड कटिंग करता था, मैंने सेपा में भी एक दो जगह में रोड कटिंग किया एज ए पार्टनर। इधर में आपका कलेक्टिंग साइज में भी 20 साल 10-15 साल पहले किया था मैंने जरूर एज ए पार्टनर। तो वहाँ से कुछ धनराशि जो मिला है, तो ये सोहम बिल्डिंग मेरा अपना नाम में है। इसको कंप्लीट करने में कम से कम 18 to 20 ईयर्स लगा मैम। बेसिकली आपको सच्चाई बताने से दोस्तों से चंदा मांगा, फिर सीमेंट मांगा, रोड मांगा, इसलिए समय ज़्यादा लगा। जी। तो ऐसा बोले जाए तो सिर्फ वो बिल्डिंग ही खास मेरा पास है, और ऐसे कुछ भी नहीं है मेरा पास। और हमको आगे भी हम ये नहीं सोचता है कि हमको बिजनेस करना चाहिए। जो जन सेवा करता है वो बिजनेस, दोनों चीज़ को दो नैया में पाँव नहीं रखना चाहिए। जो पॉलिटिक्स में है जन सेवा करे, और जो बिजनेस में है वो बिजनेस करे, ये मेरा मानना है। जी। सर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिससे आप अभी ईटानगर के आईएमसी के सर फर्स्ट मेयर हैं, सर आपका विज़न कैसा था और अभी किस तरीके से जा रहा है, और इन फ्यूचर सर किस तरीके से होगा ईटानगर को लेके? अभी क्योंकि 200 में है नंबरिंग में, अगर हम काउंट करें तो उसको सर थोड़ा सा लास्टली आप बता दें सर। हाँ मैम, आगे तो मैं इस संदर्भ में हम यही आपको बता पाएगा कि जिस हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं, पहला देखिए हमारा पहला लक्ष्य है, मेरा पहला टारगेट था कि डोर टू डोर कलेक्शन ऑफ गार्बेजेस। जो कचरा तो हम डोर टू डोर कलेक्शन करने के नियम बनाया था, बहुत लोग साथ नहीं देता था। जी। आजकल हम ईटानगर का जितना जनता है, जितना पब्लिक है, हम उसको तहे दिल से सराहना करता है। वो लोग को जागृति बहुत आ गया, ये हम वो लोगों को तहे दिल से सलाम करता है कि वो कॉन्शियसनेस बहुत आ गया। खाली इसको सरकार और जो पब्लिक जो है, इसको और थोड़ा सा ऊपरी स्तर में ले जाना है, इसको थोड़ा सा और वो डिग्री को बढ़ाना है। और म्यूनिसिपल वाले को सरकार और फंड थोड़ा सा एक्स्ट्रा सपोर्ट करके मैकेनिकल गाड़ी वगैरह ठीक करना है। क्यों बोलने से, जब हमने शुरू किया था हमारा पास मैम कुछ भी नहीं था। अभी आपको ओनली इन ईटानगर का बात बताने से, यहाँ का गार्बेज को फिनिश अप करने के लिए हमने एमओयू भी कर लिया। जितना ईटानगर में डेली गार्बेज उत्पन्न होता है, वो सारा गार्बेज को चारकोल बना के बेचेंगे, या ईटानगर जीरो गार्बेज होने जा रहा है। खाली आगे मेरा सिर्फ यही रिक्वेस्ट करेगा, अगर आप अंतकाल में आपका ये जो पॉडकास्ट जा रहा है, तो फाइनली हम जो एक दो मैसेज यही देना चाहेगा कि जितना गति में अभी चल रहा है, इसको 2 गुना ऊपर करना है। सरकार साइड को भी, म्यूनिसिपल साइड को भी हम करेंगे, और इसको डबल करेंगे। पब्लिक का जो जन आंदोलन, जन भागीदारी, इसको भी थोड़ा और ऊंचा तक ले जाना है। ना ही खास करके युवा पीढ़ी को हम आगे बढ़ चढ़ के निकलना है, इसको जन आंदोलन बनाना है खास करके। ना कि वो ड्रग्स मेनस में जाना है, ना कि वो आप अपना वो गलत काम में, इलीगल काम में जाना है। क्राइम फ्री बनाना है हमारा सिटी को, और ये कम्युनल टेंशन फैलाना नहीं है, और जातिबाजी का नाम में ये नहीं, राजनीति नहीं करना है, कुछ संगठन नहीं बनाना है। बस मेरा वही रिक्वेस्ट रहेगा कि ईटानगर जो है, पेमा खांडू जी अक्सर बोलता है, ये हमारा कैपिटल सिटी है, यानी कि ये हमारा राजधानी है, ये सबका है। ये किसी जाति का, किसी धर्म का और किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का नहीं है। कैपिटल सिटी इज फॉर ऑल। तो उसको हर कोई, ये किसी जाति को ड्यूटी नहीं लगा के, हर जाति का, हर धर्म का ये जो बचता है, चाहे अरुणाचली हो, नॉन अरुणाचली हो। यहाँ में आया दिन में अभी जो ड्रग्स मेनस हो रहा है, उसका चलते भी जागृति होना है। अभी आपसू का भी बहुत मैसेज आ रहा है, अच्छा काम कर रहा है वो लोग। और ख़ास करके हमारा लड़का लड़की लोगों को भी हम बोलेगा, गलत रास्ता को अभी से अपनाना नहीं है, और अरुणाचल टुडे के साथ चलना है। और आप लोग ये मैसेज को जरूर लेना है कि ईटानगर को अगर बदलना है तो ये खुद बदल लेगा कभी नहीं, हम लोगों को बदलना पड़ेगा, हमारा सोच को बदलना पड़ेगा, हमारा युवा पीढ़ी को बदलना पड़ेगा। तब ईटानगर बदल के सारा इंडिया में ये नंबर 1 में आ जाएगा। अभी आप देखिए, पेमा खांडू जी का नेतृत्व में अभी कितना छोटा मोटा मिसअंडरस्टैंडिंग को हमारा सियांग साइड में देखिए,
छोटा मोटा वहाँ में जो मिसगाइडेड आदमी लोग को सही करके अभी हम हाइड्रो पावर में आगे ले जा रहा है। हमारा नेचुरल, हमारा जो रिसोर्सेस है हम लोग उसमें आगे जा रहा है। हर चीज़ में हम लोग आगे जाएंगे मैम, लेकिन हमारा सोच बदलना पड़ेगा। जी, जी। सर लास्टली सर, क्योंकि अभी आप तो है ही आईएमसी सर, साथ ही साथ क्या आप फ्यूचर का सर प्लान है क्या सर असेंबली में फिर आप आने का सर? देखिए मैम, वो तो आपको, मैं जन सेवा करता रहूँगा। हुँ, और मुझे पेमा खांडू जी को पूरा भरोसा है, चोनामेन जी को भरोसा है, और अपना पार्टी का हाई कमान को मेरा पूरा भरोसा है। वो लोग जो है अरुणाचल को अच्छा तरीका से ले जाएगा और कहीं ना कहीं मुझे भी किनारा नहीं करेगा। जी। तो मैं तो 24/7 उसके साथ चलने के लिए तैयार है, और वो जो भी काम देगा हम वचनबद्ध है, हम 100% आई एम ऑलवेज विद। सर ऐसे तो मैंने कहा था लास्ट, लेकिन सर और एक, क्योंकि यू आर ऑल्सो नाउ पार्ट ऑफ आवर अरुणाचल, आपका भी बहुत बड़ा रोल है सर। सर ये जो नाहरलगुन और निर्जुली का सर हाईवे जो है वो डिले होते जा रहा है सर। यू बीइंग एन आईएमसी सर फर्स्ट मेयर, आपकी तरफ से कुछ राय या फिर कुछ है क्या कहने के लिए? क्योंकि जितना समय बीतता जा रहा है उतना ही डिले भी होते जा रहा है सर। और कहीं ना कहीं क्योंकि आपने जैसे पहले शुरुआत से ही आप बोलते आ रहे हैं कि आप लोगों के हित के लिए ही सर आप काम करते हैं, तो पब्लिक भी बहुत सर मुश्किल सामना करना पड़ रहा है वहाँ आना जाना के लिए सर। बहुत ही सर प्रॉब्लम कह सकते हैं पब्लिक के लिए हो रहा है सर। उसको आप सर लास्टली प्लीज बोल दीजिए। बिल्कुल मैम, ये जो होलोंगी से लेके आपको बंदरदेवा तक अपना 415 का जो हाईवे का जो लेंथ है, इसको हम लोगों ने 3 पैकेज में बांटा है। पैकेज ए, पैकेज बी एंड पैकेज सी। आपको लगता है कि आप पैकेज बी का बारे में जिक्र कर रहे हैं, आप नहीं जी बोल के सारा ईटानगर जिक्र कर जी रहे जी हैं। मोटा मोटी हमारा पैकेज ए तो लगभग चल रहा है, और पैकेज सी तो कुल मिला के बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है। बायोडाक भी तैयार हो गया, बंदरदेवा तक ओके। पैकेज बी का जहाँ तक सवाल है मैम, इसको हम लोग, मोदी जी को हम लोग हमेशा इसलिए इसको प्रेस करता है, और नितिन गडकरी जी का जो काम, अपना काम को वो पूर्ण और तहे दिल से वो निभाता है, नितिन गडकरी जी। पैकेज बी का जहाँ तक सवाल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फंडिंग में इशू नहीं है, टेंडरिंग में इशू नहीं है, द इशू लाइज विद द कॉन्ट्रैक्टर्स। जी मैंने हमेशा हमेशा इसको ओपनली बोला है, प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। हमारा जो पैटर्न है, टेंडरिंग का पैटर्न है, वो थोड़ा गलत है। अभी भी जो काम कर रहा है आउटसोर्सिंग करके, कहीं ना कहीं हमारा लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स लगा हुआ है। जी मैम, ये आपका जरिए से आगे तक ये आवाज पहुंचना चाहिए, मोदी जी तक हो सकने से ये पॉडकास्ट जो है, ये देखिए वहाँ एक नियम बना के रख दिया कि ग्लोबल टेंडर प्लस वो टेंडरिंग करने वाला का जो एसेट्स जो है, क्रेडेंशियल जो है, 1000-2000 करोड़ होना पड़ेगा। एक नियम बन जाता है, जिस नियम को हमका यहाँ का लोकल का रीच नहीं होता है, बट अल्टीमेटली काम लोकल ही करता है। इसीलिए हम आपका माध्यम से हम अरुणाचल का समाज के लिए हम एक इशू उठाएगा। मेन लाइन का आदमी अलग है, जी मैं आए दिन बोलता हूँ, अरुणाचल को जगह को साफ करना है ना बंदा को साफ करना है। बंदा को बोलने जाने से वी आर हार्डली 17 to 1800 लैक्स आज का तारीख का कैलकुलेशन जो है, जी बट एरिया वाइज बोलेगा तो 83,000 प्लस स्क्वायर किलोमीटर में हमारा बटा हुआ है, जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में असम से भी बड़ा है, जी हर कोई जानता है। तो हम जो है ट्रोपोग्राफिकली देखने से ये अलग एक टू डायनामिक्स है, चैलेंजेस है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब अरुणाचल का बारे में सोचेगा तो एक अलग एंगल से सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ में एरिया ज़्यादा है, यहाँ का चैलेंजेस अलग है। इसलिए ये 415 का इशू पेंडिंग इसलिए हो रहा है कि यहाँ कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्शन में रॉन्ग होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। कहीं पर टेंडर में वो सारा इंडिया का नेम में चल जाता है, और वो इंडिया का जो प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर जो इधर आता नहीं है। जी आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, मैं 2-3 बार बोला है कि प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर को बुलाइए, इजीली उसको पकड़ के उसको ब्लैक लिस्ट करिए, ये काम बन जाएगा। जी प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर तो आता नहीं है, आउटसोर्सिंग करके लोकल को काम दे देता है, लोकल को तो हम लोग चार्ज नहीं कर सकते। जी तो फाइनली आपका इसको अभी तो बन रहा है,
और कुछ इश्यूज भी है, उसका बारे में अभी हम डिटेल इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि वो अंदर तक तय तक मैं गया नहीं है। कल परसों मीटिंग रखा हुआ मैम, उसको तो छानबीन करके आपको आने वाला समय में जरूर बताएंगे। लेकिन मेरा भी एक रिक्वेस्ट है, जो भी कॉन्ट्रैक्टर अभी लगा हुआ है, आप कम से कम समय लेके जल्दी से जल्दी खत्म कर दीजिए, ताकि सारा अरुणाचल का आदमी जो आवाज आवी करता है उसको सुविधा हो। जी जी सर, साथ ही साथ अभी लास्ट मैसेज टू द यूथ सर, अभी का जनरेशन का सर, क्योंकि आपका बहुत ही तजुर्बा है सर, अपने पॉलिटिकल लाइफ में हो या पर्सनल लाइफ में है जी। सर लास्टली मैसेज सर। लास्ट मैसेज वही है मैम, कीप ऑन फाइटिंग। आप कोई भी प्रिंसिपल में काम कर रहा है, अलग अलग जो ग्लैमर वर्ल्ड में है, जो बिजनेस में है, जो लॉ प्रोफेशन में है, जो इंजीनियर प्रोफेशन में है, जो अनएम्प्लॉयड यूथ भी है, वो भटकिए मत। अपना वो सिद्धांत और अपना डिसिप्लिन, अपना प्रोफेशन से भटकना नहीं है। प्लीज कीप ऑन वर्किंग और अरुणाचल का हित के लिए सोचिए, इंडिया का हित के लिए सोचिए, अपना समाज का हित के लिए सोचिए, ना कि वो अभी ड्रग्स में बिल्कुल नहीं जाना है और उसका बाद वो गलत काम नहीं करना है। आजकल का तारीख में मैम देखिए, इसमें छुपाना बात नहीं है, हेल्दी टॉकिंग, सेंसर होने से भी जो भी हो, जैसे अपना एड्स बहुत ज़्यादा फैल रहा है और गलत काम करके बीमार बहुत हो रहा है, उससे दूर रहना है। क्योंकि आप यूथ तंदुरुस्त रहेगा, अगर यूथ फिट रहेगा तो इंडिया फिट रहेगा, अरुणाचल फिट रहेगा। इसलिए यूथ को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा आपका कंधे में, मेरा मैसेज ये है कि आप रिस्पॉन्सिबल को आप फेस करना है, आप सोल्जर करना है, आगे बढ़ाना है। और कुछ भी तकलीफ होगा, पेमा खांडू जी का हम पूरा भरोसा है, मोदी जी को पूरा भरोसा है। कुछ भी अगर समस्या होगा सरकार को बोलिए, और हम लोगों का द्वार 24/7 मैम खुला हुआ है। आप सबको निसंकोच खबर कर दीजिए, गवर्नमेंट इज विद यू। ओनली थिंग्स दैट आप सोच बदलिए, गलत मत करिए, आंदोलन करते नहीं रहना है, सरकार साथ में है। देश और दुनिया को आगे बढ़ाना है और ईटानगर को आगे बढ़ाइए, अरुणाचल को आगे बढ़ाइए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। थैंक यू सो मच सर, आपने जो वक्त निकाला हमारे अरुणाचल टुडे पॉडकास्ट के लिए, बहुत ही धन्यवाद थैंक सर। यू, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ अरुणाचल के आईएमसी फर्स्ट मेयर तामे फासांग जी। ऐसे ही आप हमारे अरुणाचल टुडे की पॉडकास्ट देखते रहिए, आगे हम ऐसे ही खास मेहमानों को आप सबको मिलाते रहेंगे।